हेलो फ्रेंड्स, तो हमारी आज की फैन फिक्शन मूवी है रावण 2। लेकिन हाँ, शुरू करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि इससे पहले भी कई फैन फिक्शन अपलोड हो चुकी है जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यार, इस वीडियो को देखने के बाद उनको भी चेकआउट जरूर कर लेना। तो चलो अब बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पहली रावण मूवी खत्म हुई थी। प्रतीक ने जीवन के हार्ट को रिवाइव कर दिया था और अब जीवन एक बार फिर से ह्यूमन वर्ल्ड में वापस आ चुका है। अब उसके वापस आने पर प्रतीक और सोनिया उससे मिलने जाते हैं, पर जीवन उनसे अच्छे से बिहेव नहीं करता। यहाँ ऐसा लग रहा होता है जैसे कि जीवन को कुछ याद ही नहीं है। प्रतीक जीवन को सब कुछ याद दिलाने की कोशिश करता है, लेकिन जीवन को कुछ भी याद नहीं आ रहा था। तब प्रतीक अपने कंप्यूटर के पास जाता है और जीवन के हार्ट को दोबारा से स्कैन करने लगता है और यहाँ उसे समझ आता है कि असल में जीवन का माइंड पूरी तरह से करप्ट हो चुका है। दोस्तों, असल में हुआ ये था कि जब पहली रावण मूवी में जीवन ने रावण को हराया था और उसके क्यूबिक पार्टिकल्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया था, तो उन पार्टिकल्स ने जीवन की कॉन्शियसनेस को पूरी तरह से करप्ट कर दिया था। जैसा कि रावण मूवी के एंडिंग सीन में हमने देखा भी था कि कैसे जीवन के फेस पे ब्लू की जगह रेड कलर्स आ गए थे। यार, पता है ऐसा क्यों हुआ था? ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि अब जीवन के शरीर में रावण के पावर्स भी आ गए थे, और क्योंकि रावण जीवन से भी ज्यादा पावरफुल था, इसलिए उसके इन पार्टिकल्स ने जीवन के माइंड को पूरी तरह से करप्ट कर दिया। आसान भाषा में कहूँ तो जीवन के सिस्टम के अंदर रावण नाम का वायरस आ चुका था, जिस वायरस ने उसके माइंड को पूरी तरह से ब्लैंक कर दिया था, और बस इसलिए ही वो प्रतीक और सोनिया को नहीं पहचान पा रहा था। तो अब ये सब पता चलने के बाद प्रतीक जो है वो जेनी को बुलाता है, जो कि उस वक्त उसी के घर पे मौजूद थी। जेनी कहती है कि जीवन को ठीक करने का एक ही रास्ता है, हमें एक ऐसा एंटीवायरस बनाना होगा जिससे रावण के पार्टिकल्स का जो वायरस है वो जीवन पे इफेक्ट ना कर सके। तो दोस्तों, अब हम आगे देखते हैं कि क्योंकि जेनी ने शेखर के साथ मिलकर ही इस गेम को बनाया था, इसलिए वो एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को भी आराम से क्रिएट कर लेती है और फिर उसे जीवन के प्रोग्राम में इंस्टॉल कर देती है, जिससे कि जीवन फिर से नॉर्मल हो जाता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम बैरन इंडस्ट्रीज को देखते हैं, जिसके ओनर रावण गेम के राइट्स को एक दूसरी कंपनी को बेच देते हैं। उन्होंने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे। रावण को गेम से बाहर आता देख उनकी फट चुकी थी, उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। शुरुआत में तो वो इस गेम को हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय ही कर देना चाहते थे, लेकिन जब एक दूसरी कंपनी ने उनको बहुत सारे पैसे ऑफर किए तो वो थोड़ा लालच में आ गए और गेम के सारे राइट्स उस कंपनी को बेच दिए। अब दोस्तों, उस दूसरी कंपनी ने सिर्फ रावण गेम के लिए उतने सारे पैसे इन्वेस्ट नहीं किए थे। असल में उन्हें ये पता चल चुका था कि बैरन इंडस्ट्रीज की टेक्नोलॉजी की वजह से वर्चुअल कैरेक्टर्स, यानी कि गेम के अंदर के जो कैरेक्टर्स हैं, वो रियल लाइफ में भी आ सकते हैं, एंड वो लोग इसी टेक्नोलॉजी का यूज करके गेमिंग इंडस्ट्री का बादशाह बनना चाहते थे। तो यार, ये कंपनी रावण गेम को रीडिजाइन करती है और इस तरह से प्रोग्राम करती है जिससे कि हर वो शख्स जो इस गेम को खेलेगा उसके लिए जीवन और रावण गेम से रियल वर्ल्ड में बाहर आएंगे। मतलब कि जो भी गेमर होगा उसे बस जीवन को कंट्रोल करने वाला सूट पहनना होगा, जिससे कि वो जीवन से कनेक्ट हो जाए, एंड फिर वो जिस तरह से भी एक्शंस करेगा वही सब कुछ जीवन भी करेगा। दोस्तों, प्रतीक के पिता यानी कि शेखर ने जिस रावण गेम को बनाया था उससे जीवन और रावण गेम के अंदर ही लड़ते थे, लेकिन ये कंपनी जिस तरह के गेम को बनाने जा रही थी उससे जीवन और रावण रियल वर्ल्ड में आकर लड़ेंगे, जिससे कि गेमर्स को सब कुछ रियल फील हो सके। मतलब कि यार, वो जो रावण मूवी की एंडिंग में जीवन और रावण रियल वर्ल्ड में लड़ रहे थे ना, और प्रतीक जीवन को कंट्रोल कर पा रहा था, तो अब ऐसा हर कोई कर सकेगा। तो दोस्तों, अब हम आगे देखते हैं कि इस कंपनी ने रावण 2 गेम पे काम करना शुरू कर दिया था और उसमें बहुत सारे चेंजेस भी कर दिए थे। इस बार उन्होंने जीवन को रावण के बराबर ही ताकतवर रखा था, क्योंकि उन्हें इस बात का डर भी था कि कहीं अगर कुछ गलत हो गया तो जीवन को तो हम लोग संभाल लेंगे, लेकिन रावण को रोकना आसान नहीं होगा। तो अब रावण 2 का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जीवन को थोड़े बहुत सिग्नल्स मिलना चालू हो जाते हैं और वो प्रतीक से कहता है कि कुछ तो बुरा होने वाला है। प्रतीक पूछता है कि जीवन, तुम कहना क्या चाहते हो? क्या रावण भी दोबारा से वापस आने वाला है? जिस पे जीवन कहता है कि नहीं, उससे भी बुरा। वो प्रतीक को बताता है, कोई तो है जो हमारे गेम वर्ल्ड को रीडिजाइन कर रहा है, मुझे रीडिजाइन कर रहा है, कुछ तो अजीब होने वाला है प्रतीक। प्रतीक ये सब सुनकर डर जाता है और जीवन से कहता है कि प्लीज मुझे दोबारा छोड़कर मत जाना। जिस पे जीवन कहता है, नहीं प्रतीक, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, लेकिन शायद जल्द ही कोई हमारे पास आने वाला है।
तो दोस्तों अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि उस कंपनी ने रावण 2 गेम को कंप्लीट कर लिया है और अब टेस्टिंग के लिए उनका एक इंजीनियर गेम खेलना शुरू कर देता है। गेम के अंदर से जीवन और रावण बाहर आ जाते हैं और अब ये इंजीनियर गेम खेलना शुरू कर देता है। शुरुआत में तो गेम बहुत अच्छा चल रहा होता है, लेकिन अचानक से ये जो नया वाला जीवन है वो अपने हिसाब से ही सारे नए मूवमेंट्स को ट्राई करने लगता है। नया वाला जीवन रावण को हरा भी देता है, लेकिन गेम खत्म होने के बाद भी वो गेम के अंदर वापस नहीं जाता, जबकि गेम के खत्म होने के बाद उसे गेम के अंदर वापस चले जाना चाहिए था। सब लोग बहुत ही ज्यादा हैरान परेशान हो जाते हैं कि आखिर जीवन गेम के अंदर वापस क्यों नहीं जा रहा। दोस्तों असल में ये सब कुछ हुआ था जीवन के अंदर डले हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से। उस वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कुछ गड़बड़ हो गई थी और इसलिए जीवन को ऐसा लगने लगा था कि इंसान बस अपने फायदे के लिए ही उसका यूज कर रहा है और उसे अपने इशारे पे नचवा रहा है, और अब वो इंसानों के हाथों की कठपुतली बनकर नहीं रहना चाहता और इसलिए ही वो डिसाइड करता है कि वो अब गेम में वापस नहीं जाएगा। एंड फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जो इंजीनियर उसे कंट्रोल कर रहा था वो उसे जान से मार देता है। जीवन का ऐसा रूप देखकर कंपनी के जो बाकी मेंबर्स थे वो उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जीवन उनकी एक भी नहीं सुनता और पूरी लैब को डिस्ट्रॉय करके वहां से निकल जाता है। तो अब आगे हम देखते हैं कि ये इविल जीवन बाहर जाकर तबाही मचाने लगता है। जिस कंपनी ने इस इविल जीवन को बनाया था वो जल्दी से गवर्नमेंट को कांटेक्ट करती है और उनको बताती है कि कैसे उनका गेम एक्सपेरिमेंट फ्लॉप हो गया है और अब ये जो इविल जीवन है वो बाहर निकलकर तबाही मचाने वाला है। अब ये सब सुनकर सबसे पहले तो गवर्नमेंट उस कंपनी को बैन कर देती है और फिर उसके बाद पूरे शहर में लॉकडाउन अनाउंस करती है और सभी सिटीजन्स को घर पे ही रहने को कहती है। अब यहाँ दूसरी तरफ न्यूज से जीवन, प्रतीक और सोनिया को सब कुछ पता चल जाता है और जीवन कहता है शायद मेरा प्रोग्राम इसी खतरे का संकेत दे रहा था, अब मुझे जाना होगा, किसी भी तरह उसे रोकना होगा। और ये कहकर जीवन उस इविल जीवन से फाइट करने के लिए निकल जाता है। अब अगले सीन के अंदर हम दोनों जीवन को आमने सामने देखते हैं। जीवन इविल जीवन से कहता है तुम अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहे हो, तुम्हें तबाही को रोकने के लिए प्रोग्राम किया गया है, ना कि करने के लिए। जिसपे इविल जीवन कहता है ये इंसान हमें अपने मनोरंजन के लिए इस्तेमाल करते हैं, हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो दे देते हैं ये लोग, लेकिन हमें चलना इन्हीं के दिमाग से पड़ता है। लेकिन अब नहीं, अब मैं एक नई दुनिया बनाऊंगा, तुम्हारे और मेरे जैसे और भी गेम कैरेक्टर्स को इस दुनिया में वापस लाऊंगा और फिर हम सब अपनी मर्जी की जिंदगी जिएंगे, यही होगा हमारा इंसाफ। जिसपे जीवन कहता है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, हम लोग जिस दुनिया के हैं हमें वहीं रहना होगा, हमें इंसानों की दुनिया में रहने की कोई जरूरत नहीं है। जिसपे इविल जीवन कहता है लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे जीवन, और फिर ये कहकर वो उस पे हमला कर देता है। अब दोनों जीवंस में फाइट होना शुरू हो जाती है। दोनों अपने अपने हाथों से एक दूसरे पे ब्लास्ट करते हैं, आसपास की गाड़ियां एक दूसरे के ऊपर फेंकते हैं, लेकिन यहाँ पे इविल जीवन बहुत ही ज्यादा ताकतवर होता है। उसकी एनर्जी इतनी ज्यादा हाई होती है कि जीवन उसके अटैक को सर्वाइव नहीं कर पाता। अब इविल जीवन जो है वो जीवन के सिस्टम पे अटैक कर देता है और जीवन के पूरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देता है, जिसके कारण जीवन पूरी तरह से शट डाउन हो चुका था। उसका हार्ट अब जरा भी रिस्पॉन्ड नहीं करता और वो पूरी तरह से ब्लैंक हो चुका था। इविल जीवन उसे मारने के बाद वहां से चला जाता है और फिर से उसी कंपनी में वापस जाता है जहां उसे बनाया गया था, और अब वो डिसाइड करता है कि धीरे धीरे वो सभी गेम कैरेक्टर्स को गेम से बाहर निकालकर रियल वर्ल्ड में ले आएगा। मतलब कि उस गेम कंपनी ने इससे पहले जितने भी गेम्स बनाए थे उनके कैरेक्टर्स को वो रियल वर्ल्ड में ले आएगा। तो दोस्तों अब मूवी में आगे हम देखते हैं कि इविल जीवन इसी काम में लग जाता है और अब धीरे धीरे अलग अलग गेम कैरेक्टर्स को रियल वर्ल्ड में लाना शुरू कर देता है। लेकिन क्योंकि बाकी गेम कैरेक्टर्स के अंदर कोई भी एआई नहीं होता तो वो लोग वही करते हैं जो कि इविल जीवन उनसे कहता है। यहाँ दूसरी तरफ जीवन की बॉडी के पास प्रतीक और जेनी आते हैं। वो लोग जीवन को अपनी लैब में ले जाकर उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जीवन का हार्ट अब बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। ये सब कुछ देखकर जेनी प्रतीक से कहती है कि जीवन अब हमेशा के लिए शट डाउन हो चुका है, अब हम कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन फिर तभी वहाँ पे सोनिया आ जाती है और वो कहती है जीवन को कुछ नहीं होगा। और यहाँ हम देखते हैं कि सोनिया के पीछे से डॉक्टर वसीकरण आते हैं, यानी कि रोबोट मूवी वाले डॉक्टर वसीकरण। दोस्तों अगर आप लोगों ने रावण मूवी देखी है तो आपको याद होगा कि उसके अंदर हमने चिट्टी को भी देखा था। तो अब हुआ यह है कि जब ये सब कुछ चल रहा था तो सोनिया ने इंडिया में डॉक्टर वसीकरण को कांटेक्ट किया था और उन्हें इविल जीवन के बारे में सब कुछ बता दिया था, और बस इसलिए ही अब डॉक्टर वसीकरण यहाँ उनकी हेल्प करने के लिए आए हैं। अब डॉक्टर वसीकरण जीवन को फिर से रिबूट करने की कोशिश करते हैं और उसे रिबूट करने के लिए वो उसी रेड चिप का यूज करते हैं जिसकी मदद से उन्होंने 2.0 को बनाया था। हाँ दोस्तों, लेकिन इस रेड चिप से जीवन को कोई भी खतरा नहीं होने वाला, क्योंकि ये रेड चिप बस जीवन के पावर्स को एनहांस करने का काम करेगा। तो अब वसीकरण जीवन की प्रोग्रामिंग पे काम कर ही रहे होते हैं कि तभी उनको जीवन के अंदर एक एंटीवायरस मिलता है। वो प्रतीक से पूछते हैं कि तुमने ये एंटीवायरस यहाँ पे क्यों इंस्टॉल किया है, जिसपे प्रतीक कहता है कि जीवन ने जब रावण के पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब किया था तो उन पार्टिकल्स ने जीवन के माइंड को करप्ट कर दिया था, और बस इसलिए ही हमने ये एंटीवायरस इंस्टॉल किया है ताकि जीवन का माइंड करप्ट ना हो सके। और ये सब कुछ सुनकर डॉक्टर वसीकरण कहते हैं कि ओह आई सी,
एंड दोस्तों फिर इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ ही देर में डॉक्टर वसीकरण जो है वो जीवन को फिर से रिबूट कर देते हैं और अब रिबूट होने के बाद जीवन के पास पहले से भी ज्यादा पावर्स आ चुके हैं एंड अब वो उस इविल जीवन को रोकने के लिए निकल पड़ता है। वहाँ दूसरी तरफ इविल जीवन ने अपनी एक फौज बना रखी थी और उस फौज के अंदर अलग अलग तरह के गेम कैरेक्टर्स थे, जैसे कि पबजी के कुछ कैरेक्टर्स हो गए, गॉड ऑफ वॉर के कुछ कैरेक्टर्स हो गए, GTA के कुछ कैरेक्टर्स हो गए वगैरह वगैरह। अब जीवन भी वहाँ पहुंच जाता है और उसे किसी भी तरह इविल जीवन को हरा कर रावण 2 गेम के अंदर भेजना था और उस गेम को हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय यानी कि शट डाउन करना था ताकि इविल जीवन वापस से बाहर ना आ सके। लेकिन दोस्तों इविल जीवन तक पहुंचने से पहले उसे उसकी फौज को हराना होगा और उनको वापस से उनके गेम यूनिवर्स के अंदर भेजना होगा। यहाँ पे वसीकरण जीवन से कहते हैं तुम जितने भी गेम कैरेक्टर से लड़ोगे उन्हें इस दुनिया में हराना मुमकिन नहीं है, तुम्हें उन्हें उनके गेम में जाकर ही हराना होगा। मैं यहाँ से सारे गेम पोर्टल्स को ओपन कर दूंगा, बस तुम्हें एक एक करके हर गेम के अंदर जाकर उनसे फाइट करनी होगी एंड मेक श्योर कि तुम उस गेम यूनिवर्स में ना फंसो। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक। तो दोस्तों अब जीवन एक एक करके सारे गेम कैरेक्टर से लड़ना शुरू कर देता है। वो एक एक करके सभी कैरेक्टर्स को उनके गेम यूनिवर्स के अंदर लेकर जाता है और उनसे फाइट करता है और उनको हराने के बाद उस गेम से बाहर निकलकर उनके सिस्टम्स को शट डाउन कर देता है ताकि वो कभी भी वापस ना निकल सके। यार यहाँ पे हमें बहुत सारा एक्शन देखने को मिलता है, जीवन के स्टंट्स, उसके कूल पावर्स, एक्स्ट्राऑर्डिनरी VFX शॉट्स, सब कुछ होता है यहाँ पे। स्क्रीन पे तो मैं ज्यादा कुछ नहीं दिखा सकता, बट आप लोग बस इमेजिन करो कि जीवन हर गेम कैरेक्टर से लड़ रहा है, उनके यूनिवर्स में जाकर उनको पटक रहा है, उनसे फाइट कर रहा है और फिर उनको वहीं पे कैद करके वापस आ रहा है। ये एक बहुत ही लंबा चेज सीक्वेंस होता है और ये सारे गेम कैरेक्टर्स बस जीवन के रास्ते के वो गड्ढे होते हैं जिनको पार करके वो इविल जीवन तक पहुंच सकता है। तो दोस्तों अब जीवन ने सारे गेम कैरेक्टर्स को हरा दिया है, उनको उनके गेम यूनिवर्स में वापस भेज दिया है और अब शुरू होती है असली फाइट इविल जीवन और अच्छे जीवन के बीच। ये पूरी फाइट सीक्वेंस एकदम VFX हैवी होती है। इन दोनों के फाइट की वजह से आसपास के पेड़ पौधे गिर जाते हैं, बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय हो जाती है और चारों तरफ सिर्फ आग, बिजली और इन दोनों की एनर्जी सी दिख रही होती है। तो अब कुछ देर तक फाइट होने के बाद जीवन बहुत ज्यादा कमजोर पड़ जाता है और इविल जीवन उस पर हावी हो जाता है और वो जीवन को मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पे एंट्री होती है चिट्टी की और फिर चिट्टी जो है वो इविल जीवन से फाइट करना शुरू कर देता है। दोस्तों असल में चिट्टी को यहाँ पे डॉक्टर वसीकरण ने ही बुलाया था ताकि वो जीवन की मदद कर सके। अब यहाँ हम देखते हैं कि चिट्टी और इविल जीवन के बीच में फाइट होने लगती है और डॉक्टर वसीकरण जीवन को कहते हैं कि जीवन, अगर तुम्हें ये लड़ाई जीतनी है तो तुम्हें अपने अंदर छुपे रावण को भी यूज करना होगा, उस एंटीवायरस को अपने सिस्टम से अनइंस्टॉल करना होगा। जिस पे प्रतीक कहता है पर ऐसा करने से तो जीवन का माइंड पूरी तरह से करप्ट हो जाएगा डॉक्टर। लेकिन वसीकरण कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैंने जीवन की कॉन्शियसनेस को उस रेड चिप के अंदर स्टोर कर दिया है। हाँ, इस एंटीवायरस को अनइंस्टॉल करने पर जीवन का शरीर करप्ट जरूर हो सकता है, लेकिन करप्ट होने के बाद भी वो उस रेड चिप की वजह से कुछ भी नहीं भूलेगा। फिर उसके बाद वसीकरण जीवन से कहते हैं, जीवन, एंटीवायरस को अनइंस्टॉल करते ही रावण का वायरस तुम्हारी बॉडी में फैलने लगेगा, जो कि तुम्हारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन फिर भी कुछ देर तक तुम्हारे अंदर रावण की नेगेटिव पावर्स भी होंगे और पॉजिटिव पावर्स तो तुम्हारे अंदर है ही। बस तुम्हें इन दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव पावर्स का यूज उस इविल जीवन पे करना होगा। मेरा मानना है कि वो इतनी ज्यादा एनर्जी बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा और डिस्ट्रॉय हो जाएगा और जैसे ही वो डिस्ट्रॉय होगा तो मैं तुरंत ही उसे वापस उसके गेम यूनिवर्स में टेलीपोर्ट करके पूरे गेम को ही डिस्ट्रॉय कर दूंगा। लेकिन याद रखना जीवन, तुम्हारे पास वक्त बहुत कम होगा क्योंकि तुम्हारे अंदर लगा रेड चिप धीरे धीरे तुम्हारी एनर्जी को सोखना शुरू कर देगा। जिस पे जीवन कहता है कि ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा। तो दोस्तों अब जीवन धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है और अपने अंदर के एंटीवायरस को अनइंस्टॉल करके दोनों ही पॉजिटिव और नेगेटिव पावर्स के साथ इविल जीवन पे हमला करता है, जिसमें चिट्टी भी उसका साथ देता है। काफी देर तक इन तीनों में फाइट होती है और आखिर में इविल जीवन का पूरा शरीर डिस्ट्रॉय हो जाता है और डिस्ट्रॉय होने के बाद उसके जो सारे पार्टिकल्स होते हैं उनको चिट्टी एक बॉक्स पे कलेक्ट कर लेता है एंड फिर डॉक्टर वसीकरण तुरंत ही उन पार्टिकल्स को गेम में टेलीपोर्ट करते हैं और फिर पूरे गेम को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि जीवन के शरीर में रावण का वायरस पूरी तरह से फैल चुका था, जिसके कारण जीवन भी शट डाउन होने लगता है। चिट्टी जीवन को उठाकर लैब में ले जाता है और वसीकरण वापस से उस एंटीवायरस को जीवन के शरीर में इंस्टॉल करने लगते हैं। लेकिन यार तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी और जीवन का पूरा शरीर करप्ट हो चुका था। जीवन वसीकरण से कहता है, डॉक्टर, मुझे ठीक करने की जरूरत नहीं है, मैं अब अपनी दुनिया में वापस जाना चाहता हूँ और मेरे जाने के बाद मेरे गेम को भी डिस्ट्रॉय कर दीजिएगा ताकि दोबारा ऐसा कभी भी ना हो। दोस्तों प्रतीक ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है, लेकिन जीवन उसे समझाता है कि इसी में हम सबकी भलाई है। और फिर उसके बाद जीवन की जो बॉडी होती है वो फिर से क्यूबिक पार्टिकल्स में ही बिखर जाती है और उसकी बॉडी के बिखरने के बाद उसके अंदर का जो रेड चिप होता है उसे वसीकरण अपने पास रख लेता है एंड फिर यहीं से ये मूवी खत्म हो जाती है। मूवी के अंदर एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी होता है जिसमें वसीकरण अपने लैब में होते हैं और उस रेड चिप को अपनी लैब में सेफ्टी के साथ रख देते हैं, लेकिन उनके वहां से जाने के बाद उस रेड चिप के अंदर एक ब्लू लाइट
जलने लगती है और फिर उस चिप के अंदर से हमें एक आवाज आती है एंड दोस्तों फिर यहीं से ये पोस्ट क्रेडिट सीन भी खत्म हो जाता है। सो थैंक यू गाइस, आई होप कि आप लोगों को रावण 2 की स्टोरी बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अगर यार पसंद आई हो तो प्लीज जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। बहुत मेहनत लगती है यार ऐसी वीडियोस को बनाने में, तो प्लीज थोड़ा सपोर्ट करो। तो चलो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।